गुड इवनिंग लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर क्लास। आज का हमारा वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कॉन्टिन्यूएशन में न्यू क्लासिकल एज पर, जो कि 1660 से 1798 तक चला। ये एज जाना जाता है अपने रेशनलिज्म, सटायर और क्लासिकल इन्फ्लुएंस के लिए। ओके, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ये न्यू क्लासिकल एज 1660 से 1798 तक चला, ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर्स। इस एज को एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में रेशनल थॉट, डेकोरम, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रॉपर क्लासिकल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस एज को अगर पढ़ना है तो हम 3 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टिन एज एंड देन एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रेस्टोरेशन एज, जिसे हम एक राइटर के नाम पर भी जानते हैं, एज ऑफ ड्राइडन के नाम पर, ये 1660 से 1700 तक चला। फिर ऑगस्टिन एज, जो कि 1700 से जस्ट कॉन्टिन्यूएशन में 1745 तक चला। इसे एक और राइटर के, फेमस राइटर एलेक्जेंडर पोप के नाम पर नाम दिया जाता है। और तो और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि थर्ड पार्ट है इस एज का, ये 1745 से 98 तक चला। और इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत बड़े डिक्शनरी राइटर सैमुअल जॉनसन के नाम पर पढ़ा। ओके, हम एक चीज़ और बताते हैं कि हम इस पूरे एजेस को, यानी इस पूरे न्यू क्लासिकल एज को 2 वीडियोस में डील करेंगे, जो कि पहले वीडियो में हम रेस्टोरेशन एज को समझेंगे और दूसरे में ऑगस्टिन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी को। ओके, अब आइए जान लेते हैं न्यू क्लासिकल एज को न्यू क्लासिकल क्यों कहा जाता है। तो न्यू क्लासिकल एज को न्यू क्लासिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज के राइटर्स और थिंकर्स अपने आप को पुराने राइटर्स से कंपेयर करते थे। उसके साथ साथ उनके स्टाइल को, उनके लिखने के तरीके को, उनके जो भी थॉट्स को, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते थे। ये चाहते थे कि हम जितने भी क्लासिकल राइटर्स हैं उन्हें फिर से रिवाइव करें, री रीड करें, रीविजिट करें, री राइट करें और उन्हीं के बनाए हुए प्रिंसिपल्स, फिलॉसफीज पर अपने लिटरेचर्स लिखे। इसीलिए ये अपने आप को नियो क्लासिकल मानते थे। इट मीन्स नियो क्लासिकल मीन्स न्यू क्लासिकल, जो अपने आप को नए नए क्लासिकल्स मानते थे। और इसलिए ये ग्रीक और रोमन ऑथर्स के वर्क्स को पर्टिकुलरली उन्हीं को रिवाइव या रिविजिट करते थे, री राइट करते थे या उससे इन्फ्लुएंस होते थे। इन्हें सूडो क्लासिकल भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसके बाद न्यू क्लासिकल एज के कुछ फीचर्स देखते हैं। इसमें जो फीचर्स मैं बता रही हूँ वो पूरे एज के फीचर्स हैं, लेकिन जब हम एक एक एज को डील करेंगे, यानी रेस्टोरेशन, ऑगस्टिन, सेंसिबिलिटी, तब हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के फीचर्स को सेपरेटली देखेंगे। तो पहले न्यू क्लासिकल एज का ओवरऑल फीचर देख ले तो इस एज में क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट किया गया है। रीजन, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशंस, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इंस्टेड ऑफ इमेजिनेशन, इमोशन, पर्सनल फीलिंग्स, डिज़ायर्स, इन चीज़ों पर को इग्नोर किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। डायडैक्टिक नेचर की पोएट्रीज होती थी, यानी कि ज़्यादातर पोएट्रीज ऐसी लिखी जाती थी जो मॉरल लेसन्स सिखाए, कुछ अच्छी बातें बताए, शिक्षा दे, ज्ञान दे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स अपने आप को क्लासिकल से ही कंपेयर करते थे। वो अपने आप को क्लासिकल से कम जीनियस नहीं मानते थे, और यही रीज़न था कि वो अपने वीडियोस में मॉरल लेसन्स, टीचिंग्स भर भर के घुसते थे। ओके, नेक्स्ट इज सटारिकल एंड विटी स्टाइल। इस एज के राइटिंग्स में सटारिकल और विटी स्टाइल हुआ करता था, स्पेशली पोप और स्विफ्ट के वर्क्स में देखा जा सकता है। एक और बार रूल्स एंड डेकोरम्स की बात करेंगे। इसमें जैसे कि मैंने बताया, रीजन, ऑर्डर, रूल्स, डेकोरम स्ट्रिक्टली फॉलो होते थे इस एज में। ऐसा कहा जाता है और इवन था भी कि इस एज में पर्टिकुलरली एक स्टाइल ऑफ पोइट्री ही लिखी जाती थी। और लोग कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था कि हम अपने स्टाइल में लिखे, अपने जैसा मन वैसा लिखे, जिस टाइप के टॉपिक्स पे मन उस टाइप के टॉपिक्स पे लिखे। नहीं, इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो फॉर्म पर ज़्यादा ध्यान था इंस्टेड ऑफ कंटेंट। यानी कंटेंट ज़्यादा मैटर नहीं करता था, उससे ज़्यादा फॉर्म यानी स्टाइल मैटर करता था, अपीयरेंस मैटर करता था, एक्सटर्नल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती थी इंस्टेड ऑफ इंटरनल। एंड एडहेरेंस टू द क्लासिकल रूल्स, ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ये इमिटेट करते थे क्लासिकल राइटर्स को, क्लासिकल रूल्स को फॉलो करते थे, रूल्स डेकोरेट के साथ चलते थे। इन्हें इमेजिनेशन, इमोशन, एक्सप्रेशन, फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं था। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एज, दैट इज द रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज, ये नाम से ही लगता है कि किसी को रीस्टोर यानी किसी चीज को वापस से लाया गया है। रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक चला। ये रेस्टोरेशन एज इसलिए कहलाता है क्योंकि हमने प्यूरिटन एज में देखा था कि चार्ल्स वन को हटा दिया गया था और उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने कंट्रोल ले लिया था इंग्लैंड का, और तभी सारे थिएटर्स क्लोज डाउन कर दिए थे, सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें बंद करा दी थी। बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस पीरियड था वो,
और उसके बाद वापस एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली किंग चार्ल्स टू अपनी गद्दी, यानी कि किंग चार्ल्स टू अपनी गद्दी वापस लेने आ गए। और किंग चार्ल्स टू ने ओलिवर क्रॉमवेल को हटाया और वापस से अपनी गद्दी, मीन्स ही जस्ट रीस्टोर हिज थ्रोन इन 1660। इन्होंने अपनी गद्दी 1660 में वापस ली। इसीलिए इस एज को रेस्टोरेशन एज कहते हैं। ओके, प्योरिटन एज चूँकि जब तक चला 1642 से 1660 तक, तो इस कुछ 18-20 साल तक ये एज बहुत ही सप्रेसिंग माना जाता है, क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ों को या फिर किसी तरीके के एंटरटेनमेंट को, किसी एक्सप्रेशन को फुली लाइक फुलफिल नहीं होने दिया गया, एक्सप्रेस नहीं होने दिया गया। लोगों के डिज़ायर्स, लोगों की फ्रीडम्स बड़ी ही सप्रेस करके रखी गई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब चार्ल्स टू वापस रिस्टोर होते हैं थ्रोन पे, मीन्स वापस से किंग बनते हैं, ये तो ये जितने रिस्ट्रिक्शंस थे जो प्यूरिटन एज में लगे थे, ये हटा देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में बहुत तरीके की डिसेंसीज जो है ख़त्म हो जाती है। और किंग खुद, यानी चार्ल्स टू खुद इसके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। कहा जाता है कि इस समय इतनी इमोरालिटी, इतनी मैनरलेस जैसी चीज़ें फैल गई थी, स्प्रेड हो गई थी कि किंग एक बहुत बड़े एग्जाम्पल माने जाते हैं इस चीज़ के। और किंग जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया तो कहा जाता है कि किंग ने बहुत सारी शादियाँ की थी, ठीक है, मल्टीपल मैरिजेस, और तो और इनके बहुत सारे अफेयर्स भी थे। तो ये मिस्ट्रेस हुआ करती थी इस एज में, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें थी। और ये जब किंग इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो सोसाइटी तो होगी ही ऐसे। उसके बाद इनका चार्ल्स टू 1685 तक रूल करते हैं। 1685 में जेम्स टू उनकी जगह आ जाते हैं थ्रोन पे, और जेम्स टू भी कुछ खास अच्छे राजा साबित नहीं हुए। ये भी अपने रूल के 3 ही 4 साल के अंदर बहुत ही अनपॉपुलर हो गए अपने प्रैक्टिसेस की वजह से, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के बीच एक बहुत ही बिग रिवॉल्यूशन छिड़ गया, एक आंदोलन छिड़ गया जिसे द गोल्डन और द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। और 1688 में इनको 3 ही साल में लगभग अपनी गद्दी से हटा दिया गया और इनकी जगह दूसरे को किंग बना दिया गया, जिसके बाद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसी चीज़ें देखने को मिली। इसके बाद इस एज में एक और बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का आना। 2 पॉलिटिकल पार्टीज इस एज में अच्छा खासा राइज होने लगी, जिन्हें विग्स एंड टोरीज कहा जाता है। और ये विग्स और टोरीज ही आगे चलकर ब्रिटेन की गवर्नमेंट और जितने डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं उनका एक बहुत बड़ा बेस बनी। सो विग्स और टोरीज कौन थे ये देख लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस हैं, हम मेन पॉइंट्स देखेंगे। विग्स एक्चुअली सपोर्ट में थे पार्लियामेंट्री पावर के, और वही टोरीज सपोर्ट में थे किंग के पावर के, यानी कि ये डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे और ये मोनार्की के सपोर्ट में थे। ये मोनार्की के अगेंस्ट थे, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फेवर करते थे, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को, और वहीं ये रॉयल अथॉरिटी को, और चाहते थे कि किंग्स ही रूल करें। इसके सपोर्ट में वेल्दी मर्चेंट्स थे, फाइनेंशियर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और कुछ एरिस्टोक्रेट्स इस विग्स के फेवर में थे। और वहीं टोरीज यानी किंग के रूल के फेवर में, मोनार्की के फेवर में कुछ लैंडेड जेंट्री थे, रूरल नोबिलिटी थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड क्लर्जी थे। उसके साथ साथ रिलीजन की बात करें तो फेवर्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड स्ट्रांगली अलाइड विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड, चूँकि ये किंग के फेवर में थे तो चर्च ऑफ इंग्लैंड के फेवर में थे और ये उनके अगेंस्ट में। उसके साथ साथ इनके की लीडर्स की बात कर ली जाए तो रॉबर्ट वेलपॉल जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, चार्ल्स जेम्स फॉक्स, ये इनके की लीडर्स थे, और वहीं इधर विलियम पिट और लॉर्ड बोलिनब्रॉक इनके की लीडर्स थे। यही विग्स एंड टोरीज आगे चलकर लिबरल पार्टी बनते हैं 19th सेंचुरी में, और ये कंजर्वेटिव पार्टी बनते हैं 19th सेंचुरी में। तो ये बेसिकली अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के सपोर्ट में थे, और वहीं ये मोनार्की के सपोर्ट में, और ये दोनों ही एक दूसरे के एंटी थे। ओके, तो ये तो हुई कुछ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स। अब आते हैं लिटरेरी फीचर्स पर। तो ये रेस्टोरेशन एज बेसिकली सारे प्यूरिटानिज्म के स्टैंडर्ड्स को तोड़ता हुआ आगे आता है। यानी प्यूरिटन एज में जितने रिस्ट्रिक्शंस थे, जितने चीज़ें एंटरटेनमेंट्स पे, लिटरेरी चीज़ों पर लगाई गई थी रिस्ट्रिक्शंस, वो सब इस एज में ब्रेक कर दिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है थिएटर्स को रीओपन किया गया 1660 में। उसके बाद एलिजाबेथन एज के रोमांटिसिज्म को, ह्यूमैनिटेरियन टाइप की फिलोसफी को, इन दोनों चीज़ को अपोज करता था ये एज। और तो और ये इमिटेट करते थे एंशियंट्स को, यानी ये एलिजाबेथन एज को कुछ खास अच्छा नहीं मानते थे। एक चीज़ और बता दें,
ये एलिजाबेथन्स को फॉलो नहीं करते थे, ये उसके पहले यानी एंशियंट्स को फॉलो किया करते थे। इनके लिए एंशियंट्स ही एवरीथिंग है। ओके, चार्ल्स टू एंड द फ्रेंच। चूंकि रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होता है चार्ल्स टू के वापस थ्रोन पे बैठने से, तो चार्ल्स टू अपने साथ, चूंकि वो फ्रांस से आए थे, तो अपने साथ एक फ्रेंच इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि इंग्लैंड में फ्रेंच इन्फ्लुएंस इस तरीके से का बढ़ा, इस तरीके से आया कि लोग अंधाधुंध तरीके से फ्रेंच और उसकी चीज़ों को फॉलो करने लगे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रेंच कॉमेडी, उसके साथ साथ फ्रेंच और क्लासिकल मॉडर्न्स ऑफ ट्रेजेडी, जैसे कि हीरोइक ट्रेजेडी जैसी चीज़ें एकदम आंख बंद करके फॉलो होने लगी। लोग फिर ये नहीं देखते थे कि फ्रेंच का क्या अच्छा है क्या खराब है, सब फॉलो करो। राइटर्स इमिटेटेड द क्लासिकल आइडियल्स ऑफ ऑर्डर, डेकोरम एंड रेशनैलिटी। राइटर्स चूंकि क्लासिकल्स को फॉलो कर रहे थे, इसलिए इनके दिमाग में था कि क्लासिकल रूल्स के हिसाब से चलते थे, डेकोरम से चलते थे, रेशनैलिटी से चलते थे, तो हम भी वैसे चलेंगे तो हम भी क्लासिकल्स कहलाएंगे। एंड दैट्स वाई दे वर नोन एज नियो क्लासिकल और सूडो क्लासिकल्स। एम्फेसिस देखा गया है इस एज में सटायर, विट और रियलिज्म जैसी चीज़ों पर। इमेजिनेशन, इमोशन, फीलिंग्स, डिज़ायर्स, इन चीज़ों को टोटली साइड रख कर दिया गया है। ओके, रेस्टोरेशन एज के राइटर्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है जॉन ड्राइडन का, जिनके नाम से ये एज काफ़ी फेमस है। एक चीज़ और बता दें, रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। ये मैंने पहले ही मेंशन किया है, एज ऑफ ड्राइडन। ये वही ड्राइडन है जिनकी वजह से ये एज का नाम भी पड़ता है। ये अपने वर्ड्स सटायर के लिए जाने जाते थे। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं एब्सलम एकिटोफिल, मैक फ्लैकनो, ऑल फॉर लव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं सैमुअल बटलर। ही वॉज ऑल्सो सटायरिस्ट। इनका फेमस वर्क है हुडिब्रास। जॉन बनियन की बात करें तो इनका फेमस वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये बेसिकली बाइबल से इंस्पायर्ड है। इनके ज़्यादातर वर्क्स बाइबल से इंस्पायर्ड थे। विलियम कनग्रीव, ये अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं इस एज के। ये एक्चुअली में एक ड्रामेटिस्ट थे। थिएटर्स रेस्टोरेशन यानी कि प्यूरिटन एज में जब थिएटर्स बंद हो गए तो उस समय कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट नहीं आया, लेकिन जब वापस से थिएटर्स रीओपन होते हैं तो वापस से ड्रामा लिखना स्टार्ट हो गया, प्लेज लिखे गए, हीरोइक ट्रेजेडीज लिखी गई, फ्रेंच से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारी फ्रेंच कॉमेडीज लिखी गई। तो उन्हीं में से एक बहुत फेमस कॉमेडी का टाइप था कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स बेसिकली एक ऐसा जॉनरा है जो कि सटराइज करता है मीन्स कटाक्ष करता है, एक तरीके का व्यंग करता है लोगों के सोशल बिहेवियर्स पर, जो कि बिगड़ चुका था क्योंकि किंग चार्ल्स टू खुद सारे इनडिसेंसीज और जितने इमोरलिटीज़ को खुद ही फॉलो कर रहे थे। तो उस एज के जितने भी सोशल बिहेवियर्स, मैनर्स, कस्टम्स एरिस्टोक्रेटिक क्लास के होते थे, उन पे एक व्यंग करता है। तो उस टाइप के जो कॉमेडीज लिखे गए वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहलाएं। फीचर्स की बात करें, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में विटी और सटारिकल डायलॉग्स देखे जाते हैं, लव और मैरिज जैसे कॉमन थीम्स देखे जाते हैं, सेक्सुअल थिंग्स भी काफ़ी पॉपुलर हुए। मैंने पहले ही बताया कि जितने फ्री एक्सप्रेशंस और चीज़ें को कहते हैं बांध कर रखा गया था, ठीक है। कहा जाए कि एक डैम प्यूरिटन एज ने एक डैम बना दिया था, ठीक है, और वो प्यूरिटन एज का जो डैम था वो रेस्टोरेशन एज में टूट गया। और जो बाढ़ आई, जो फ्लड आया एक्सप्रेशंस का, जो इनडिसेंसीज का, इमोरलिटी का, वो उन सभी चीज़ों पर मॉक करता है, कॉमेडी करता है, सेटराइज करता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अर्बन और कोटलीस टाइप के सेटिंग्स रखे गए, जैसे कॉफ़ी हाउसेस, बार्स, क्लब्स, पार्क, जहाँ पे मिस्ट्रेसेस, लवर्स एक दूसरे से मिला करते थे। इस टाइप के सेटिंग्स काफ़ी कॉमन थे। और इस टाइप के कॉमेडीज़ को हैप्पी एंडिंग और सारे सोशल ऑर्डर को रीस्टोर करके एंड किया जाता था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कनग्रीव। इसके बाद और भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखे गए, जैसे एक जॉर्ज एथरिज ने लिखा द मैन ऑफ मोड, विलियम विशर्ली का द कंट्री वाइफ। ये कुछ अदर एग्जाम्पल्स है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। उसके बाद और भी रेस्टोरेशन राइटर्स हैं, जैसे जॉन वैन रो का है द प्रोवोक्ड वाइफ, एफ्रा बैन और सैमुअल पेपेस। एफ्रा बैन मानी जाती है बहुत पुरानी फीमेल राइटर। हाँ, वो बात है कि उस समय वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, बट ये सबसे पुरानी फीमेल राइटर मानी जाती है। नॉट अ पॉपुलर बट स्टिल शी वॉज द मेन और द फर्स्ट फीमेल राइटर। इसके बाद सैमुअल पेपेस भी इस एज में बहुत बड़े राइटर हैं। ये पर्टिकुलरली कोई पोइट्री या कोई वर्क नहीं लिखते थे, इंस्टेड ही वॉज अ डायरी राइटर। डायरी राइटिंग या डायरी एंट्रीज करना ये उसके राइटर थे। तो ऐसा कहा जा मतलब कि ऐसा है कि सैमुअल पेपेस की एक डायरी मिली है जो काफ़ी टाइम यानी लाइक 15 to 20 ईयर्स के टाइम स्पैन को कवर करती है। उस समय क्या चीज़ें चल रही थी। तो होता क्या है कि डायरी एंट्रीज एक ऐसा फर्स्ट हैंड या प्राइमरी सोर्स होता है जो कि
फिक्शन से काफ़ी अलग होता है, मीन्स फिक्शन इन द सेंस उसमें कोई भी काल्पनिक चीज़ें नहीं होती हैं, सब कुछ रियलिटी पर बेस्ड होता है। तो उनकी डायरीज जो है हमें काफ़ी कुछ इस एज के बारे में बताती हैं। दैट्स वाई ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ डायरीज। ओके, सो दीज आर फ्यू मोर अदर इम्पॉर्टेंट राइटर्स एज वेल। मैंने मेंशन कर दिया है ताकि अगर कभी नाम आए और पूछा जाए कि हाँ इनमें से कौन सा राइटर है न्यू क्लासिकल और रेस्टोरेशन, कौन से नहीं है, तो हमें नाम पता होने चाहिए। अदर important writers are John Evelyn, Jeremy Collier, William Dampier, Thomas Streimer, Nathaniel Lee, Thomas Otway, Nicholas Rowe and Collie Kimmer. So hope you like the video। और इसके आगे का जो 2 पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। That is Augustine and the Age of Sensibility. So with this I end my video. Hope you like it. Like, share and subscribe.